बात बात पर गुस्सा करने वालों के लिए सीख देने वाली कहानी। लेखिका सुधा कसेरा जी। मैं और मेरे पति समीर अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर ले रहे थे। अचानक चीनू के हाथ में पकड़े चम्मच के दबाव से उसकी प्लेट की सब्जी छलक कर उसके कपड़ों पर गिर गई। ये देखते ही समीर ने हमेशा की तरह आंखें तैराते हुए उसे सख्ती से बोला, चीनू तुम्हें कब अक्ल आएगी? कितनी बार समझाया है कि प्लेट को संभाल कर पकड़ा करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। आखिर अपनी माँ के गंवारपन के गुण तो तुम्हें आएंगे ही ना। ये सुनते ही मैं तमतमाकर बोली, अभी बच्ची है, यदि प्लेट से सब्जी गिर भी गई तो कौन सी आफत आ गई है? तुमसे क्या कभी कोई गलती नहीं होती? और इसमें गंवारपन वाली कौन सी बात है? बस तुम्हें मुझे नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इसको टेबल मैनर्स आने चाहिए। मैं नहीं चाहता इसमें तुम्हारे गुण आए। मैं जो चाहूँगा उसे सीखना पड़ेगा। मैंने रोष में आकर उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, वह तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है कि उसे जिस तरह चाहो नचा लो। और फिर कभी तुमने सोचा है कि इतनी सख्ती करने का इस नन्ही सी जान पर क्या असर होगा? वह तुमसे दूर भागने लगेगी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। कहते हुए समीर चम्मच को प्लेट पर पटक कर बड़बड़ाता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया और गाड़ी लेकर वापस घर लौट गया। मेरी दृष्टि चीनू पर पड़ी। वह चम्मच को हाथ में पकड़े हुए हमारी बातें मूक दर्शक बनी सुन रही थी। उसका चेहरा बुझ गया था। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत आहत थी कि उससे ऐसी गलती हुई ही क्यों, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसकी फ्रॉक नैपकिन से साफ किया और पुचकारते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम अपना खाना खाओ। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैंने खा लिया। कहते हुए वह उठ गई। मुझे पता था कि अब वह नहीं खाएगी। सुबह वह कितनी खुश थी जब उसे पता चला कि हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं। ये सोचकर मेरा मन रुआंसा हो गया कि मैं समीर की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती। लेकिन मैं भी क्या करती, आखिर कब तक बर्दाश्त करती। मुझे नीचा दिखाने के लिए बात बात में चीनू को मेरा उदाहरण देकर कि अपनी माँ की जैसी मत बन जाना, उसे डांटता रहता है। मेरी चिढ़ को उस पर निकालने की रोज की ही उसकी आदत बनती जा रही है। मैं मन ही मन सोचने लगी। हम दोनों कैब लेकर घर आए तो देखा समीर दरवाजा बंद करके अपने कमरे में था। हम भी आकर सो गए, लेकिन मेरा मन इतना अशांत था कि उसके कारण मेरी आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बगल में लेटी चीनू को भरपूर दृष्टि से देखा। कितनी मासूम लग रही थी वह। आखिर उसकी क्या गलती थी कि वह हम दोनों के झगड़े में पिसे। विवाह होते ही समीर का असामान्य व्यवहार मुझे खलने लगा। मुझे हैरानी होती थी ये देखकर कि विवाह के पहले प्रेमी समीर के व्यवहार में पति बनते ही कितना अंतर आ गया था। वह मेरे हर कार्यकलाप में मीन मेख निकाल कर ये जताने में कभी नहीं चूकता था कि मैं छोटे शहर में पली हूँ। यहाँ तक कि वह किसी और की उपस्थिति का भी ध्यान नहीं रखता था। इससे पहले कि मैं समीर को अच्छी तरह समझ पाती कि चीनू मेरे गर्भ में आ गई, उसके बाद तो मेरा पूरा ध्यान ही आने वाले बच्चे की अगवानी की तैयारी में लग गया था। मैंने सोचा कि बच्चा होने के बाद शायद उसका व्यवहार बदल जाएगा। मैं उसके पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने मान अपमान पर ध्यान देने का भी मुझे वक्त नहीं मिला। वैसे बच्चे की भौतिक सुख सुविधा में तो वह कोई कमी नहीं छोड़ता था। वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता ही गया और चीनू 3 साल की हो गई। इन सालों में मेरे प्रति समीर के व्यवहार में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया, बल्कि उसके पैदा होने के बाद मैंने उसके पालन पोषण को प्राथमिकता देने के लिए नौकरी छोड़ दी तो उसके व्यंग बाढ़ और अधिक बढ़ गए, क्योंकि उसके अनुसार उसके लिए मेड भी तो रखी जा सकती थी। वह तो चीनू के लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराकर ही उसके प्रति अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझता था। धीरे धीरे वह इसके लिए चीनू को अपना हथियार बनाने लगा था कि वह भी मेरी आदतें सीख रही है, जो कि मेरे लिए असहनीय होने लगा था। इसलिए इस प्रकार का वाद विवाद रोज का ही हिस्सा बन गया था और बढ़ता ही जा रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे झगड़े के दलदल में चीनू को भी घसीटे। चीनू तो सहमी हुई मूक दर्शक बनी रहती थी
और आज तो हद हो गई थी। वास्तविकता तो ये थी कि समीर को इस बात का बड़ा घमंड है कि वह इतना कमाता है और उसने सारी सुख सुविधाएं हमें दे रखी हैं। वह सोचता था कि वह पैसे से सारे रिश्ते खरीद सकता है। मैं सोच में पड़ गई कि स्त्री को जन्म के बाद घुट्टी में ही पिला दिया जाता था कि उसके लिए विवाह करना आवश्यक है और पति के साथ रहकर ही वे सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकती हैं। उसके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अकेली स्त्री को परकटे पक्षी की तरह असहाय समझकर पुरुष अपनी वासना का शिकार बनाने में ही नहीं चूकते। इसलिए स्त्री को अपने जीवन की हर अवस्था में पुरुष का सुरक्षा कवच चाहिए होता है, चाहे वह सुरक्षा कवच स्त्री के लिए सोने के पिंजरे में कैद होने के समान ही क्यों न हो। इस कैद में रहकर स्त्री बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन इसके अंदर की यातनाएं भी कम नहीं होती। पिछली पीढ़ी में स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती थीं, इसलिए असहाय होने के कारण पति द्वारा दी गई यातनाओं को अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती थीं। लेकिन अब तो वे आत्मनिर्भर होने के साथ अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी हो गई हैं। फिर भी कितनी स्त्रियां पुरुष के बिना रहने का निर्णय नहीं ले पा रही हैं। लेकिन मैं ये निर्णय लेकर समाज की सोच को झुठला कर रहूंगी। तलाक लेकर या अलग रहकर नहीं, बल्कि साथ रहकर। आखिर ये घर मेरा भी है, जिसे मैंने तन मन धन से संवारा है। इसे छोड़कर मैं क्यों जाऊं? लड़कियों का विवाह हो जाता है तो उनका अपने मायके पर अधिकार नहीं रहता। विवाह के बाद पति से अलग रहने की सोचे तो वह ही उस घर को छोड़कर जाती है। फिर उसका घर कहाँ है जिस पर वह अपना पूरा अधिकार जता सके? अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। मैंने मन ही मन एक निर्णय लिया और निश्चिंत होकर निद्रा देवी की गोद में समा गई। सुबह उठी तो मन बड़ा भारी हो रहा था। समीर अभी भी सामान्य नहीं था। वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने टेबल पर नाश्ता लगाया। लेकिन मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा, बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। चीनू आकर मुझसे लिपट गई और बोली, मम्मा पापा को इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझसे थोड़ी सब्जी ही तो गिर गई थी। आपको याद है, उनसे भी तो चाय का कप लुढ़क गया था और आपने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, और तुरंत कपड़ा लाकर आपने सफाई की थी। मेरी गलती पर पापा ऐसा क्यों नहीं कहते? मुझे पापा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब ये ऑफिस चले जाते हैं तब घर में कितना अच्छा लगता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। ये कहकर मैंने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और सोचने लगी कि इतनी प्यारी बच्ची पर कोई कैसे गुस्सा कर सकता है। ये समीर के व्यवहार का कितना अवलोकन करती है और इसके बाल सुलभ मन पर उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। समीर और मुझ में अनबोला रहा। कभी कभी वह औपचारिकता में चीनू से पूछता कहीं जाने के लिए तो वह ये देखकर कि वह मुझसे बात नहीं करता है, उसे साफ मना कर देती थी। वह सोचता था कि कोई प्रलोभन देकर वह चीनू को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। समीर की बेरुखी और मनमानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह जब तब घर का खाना छोड़कर बाहर खाने चला जाता था। यही स्थिति 15 दिन रही। एक दिन मैं चीनू के साथ कहीं से लौटकर आई तो देखा समीर ऑफिस से अप्रत्याशित जल्दी लौटकर घर में बैठा है। मुझे देखते ही वह गुस्से में बोला, क्या बात है, आजकल कहाँ जाती हो? बताने की भी जरूरत नहीं समझी जाती। उसकी बात बीच में काटकर मैं बोली, तुम बताते हो कि तुम कहाँ जाते हो? मेरी बात और है। क्यों? क्योंकि तुम पुरुष हो, तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने की इजाज़त है, मुझे नहीं। क्योंकि अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह चिल्लाकर बोला, लेकिन तुम्हें तकलीफ क्या है? किस वस्तु की तुम्हें कमी है? हर सुख घर में मौजूद है जो तुमने अपने बाप के घर में कभी नहीं देखे होंगे। पैसे की कमी नहीं, जहाँ चाहे जो चाहे कर सकती हो। समीर ने उसी लहजे में बोला, तुम्हें क्या लगता है इन भौतिक सुखों के लिए ही स्त्री अपने पूर्व रिश्तों को विवाह की सप्तपदी लेते समय ही हवन कुंड में झोंक देती है और बदले में पुरुष उसके शरीर पर अपना प्रभुत्व समझकर जब चाहे नोच खसोट कर अपनी मर्दानगी दिखाता है?
स्त्री भी हाड़ मांस की बनी होती है, उसके भी हृदय होता है, उसका भी स्वाभिमान है। वह अपने पति से आर्थिक सुरक्षा के साथ मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षा करती है। तुम हर समय दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाकर मेरी आत्मा को कितना आहत करते हो, ये भी कभी सोचा है? ठीक है, यदि तुम्हें यहाँ तकलीफ है तो तुम अपने मायके जाकर रह सकती हो, लेकिन चीनू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वह मेरी बेटी है, उसकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता। मैं उसका पालन पोषण अपने तरीके से करूँगा। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे स्तर की बने। समीर ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए चिल्लाकर बोला, चिल्लाओ मत। सिर्फ पैदा करने से ही तुम चीनू के बाप बनने के अधिकारी नहीं हो सकते। बच्चे को भी भौतिक सुखों के साथ माता पिता का प्यार और मानसिक संरक्षण चाहिए होता है, जो तुमने उसे कभी नहीं दिया। हर दिन वह तुम्हारे व्यवहार से आहत होती है। आजकल के बच्चे हमारे जमाने के बच्चे नहीं हैं कि उन पर अपने विचारों को थोपा जाए। हम उनको उस तरह नहीं पाल सकते जैसे हमें पाला गया है। इनके पैदा होने तक समय बहुत बदल गया है। मैं उसे तुम्हारे पुराने तरीके की परवरिश के दलदल में नहीं धंसने दूंगी। मैं उसके लिए वह सब करूंगी जिससे कि वह अपने भाग्य की निर्माता स्वयं बने। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं, जिसे जब चाहे मायके का रास्ता दिखाकर तुम स्वतंत्र हो जाओ। जाना है तो तुम जाओ, मैं ही क्यों जाऊं? इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी है। समाज के सामने तुमने मुझसे विवाह किया है, तुम्हारी रखेल नहीं हूँ। जमाना बदल गया है, लेकिन तुम पुरुषों की स्त्रियों के प्रति सोच नहीं बदली। सारी वर्जनाएं, सारे कर्तव्य स्त्रियों के लिए ही क्यों? उनकी इच्छा आकांक्षाओं का तुम लोगों की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। उनके अस्तित्व का किसी को एहसास तक भी नहीं है। और स्त्रियां ही क्यों उर्मिला की तरह अपने पति के निर्णय को ही अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती हैं? क्यों अपने सपनों का गला घोटकर पुरुषों के दिखाए मार्ग पर आंख मूंद कर चल देती हैं? क्यों अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती? क्यों अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ती? सबके सुख के लिए अपना बलिदान करती हैं और बदले में उनको मिलता क्या है? अभी तक मैंने भी यही किया है, लेकिन अब नहीं करूँगी। मैं इसी घर में रहते हुए अपनी इच्छानुसार रहूँगी। ये घर मेरा भी है। पापा, मैं आपके पास नहीं रहूँगी। आप मुझसे प्यार नहीं करते, हमेशा डांटते रहते हैं। मैं मम्मा के साथ रहूँगी और मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। आई हेट यू पापा। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पर्दे के पीछे खड़ी चीनू, जो कि सब सुन रही थी, अचानक अप्रत्याशित बाहर निकलकर रोज के साथ अपने पापा को पहली बार बोली। तो मैं हैरान रह गई और मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से दुख और खुशी के मिश्रित आंसू बहने लगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि समीर अपने चेहरे पर हारे खिलाड़ी के भाव के साथ मूक दर्शक बना बैठा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।